नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गोल्फार एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूं। मैं यहां पे लेके आ गया हूं फिटर एमसीक्यू का नेक्स्ट पार्ट। और यहां पे आज का पहला क्वेश्चन है, छेनी की धार पर क्राउनिंग का क्या उद्देश्य है। यानी जो छेनी की धार होती है आगे, वो जो है उसके जो साइड में बिल्कुल कोना नहीं होता, वो थोड़ा सा चेम्फर्ड यानी क्राउनिंग किया होता है, उसे कहते हैं। तो वो क्यों दिया जाता है, इसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन है, छेनी की फिसलन को रोकने के लिए, या फिर कोनों की खुदाई यानी उसके कोने जो हो वो टूटे नहीं उसके लिए, या फिर छेनी को सीधा रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने के लिए, या फिर कटिंग एज को कार्य में घुसने देने के लिए। तो यहाँ पे जो होता है ये क्यों दिया जाता है, तो इसमें ये आपका होगा कोनों की खुदाई, यानी जो उसके कोने हैं अगर वो बिल्कुल सीधे अगर रखे जाए, एकदम कोना रखा जाएगा, तो वो क्या होगा, अगर आपकी चिपिंग करते वक्त जो है आपका ब्रोकन होगा, टूट जाएगा। इसलिए उसको थोड़ा सा क्राउनिंग यानी थोड़ा घुमावदार वहाँ पे दिया जाता है। ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। यानी जब आप धातु जो है काट रहे हो चीजल के द्वारा या चिपिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका जो है टूल है उसके सरफेस से रगड़ न खाए, तो उसके लिए आप जो है कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी कितना कोण आप क्या घटाए बढ़ाएंगे। तो उसमें पहला ऑप्शन है लिप कोण को घटाकर, या फिर रेक कोण को बढ़ाकर, या फिर क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे टूल वेज कोण को घटाकर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा 152 में, तो 152 में आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्लियरेंस कोण को बढ़ा के। जितना आपका क्लियरेंस कोण ज्यादा रहेगा उतना ही वो आपका आपके सरफेस में जो आपका वर्क सरफेस है उसमें रगड़ कम खाएगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके, यानी जो झटके को आसानी से सहन कर सके। धातु के का जो है जो प्रॉपर्टी है उसका यहाँ पे बताना है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे वो झटके को सहन कर सके। तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे डेंसिटी, और अगला ऑप्शन है हार्डनेस, या फिर भंगुरता, या फिर टफनेस। तो इन चारों में से जो आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा 153 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपका टफनेस होगा। तो जितनी ही आपका जो मेटल है वो जितना ही टफ होगा उतना ही आसानी से वो झटके या शॉक को आपको एब्जॉर्ब जो है कर लेगा, उसको सहन कर लेगा। ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो यहाँ पे जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसके पार्ट के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, वो कौन सा पार्ट है जो उसके फ्रेम में जो है फिट होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, एनविल, वेरल, स्पेंडल, या फिर रैचेट स्टॉप। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा 154 नंबर में, तो ये आपका होगा यहाँ पे एनविल। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फिगर, ये आपका यहाँ पे ये इसका फ्रेम है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका फ्रेम दिया हुआ है। तो इसी में ये इसका एनविल लगा हुआ होता है, ये यहाँ पे ये एनविल लगा हुआ है। ये आपका स्पेंडल है, और यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये आपका फ्रेम है, ये आपका स्पिंडल लॉक हो जाता है इससे, यानी आप इसे लॉक कर देंगे तो ये आपकी जो स्पिंडल है ये मूव नहीं करती। ये आपका बैरल या स्लीप बोलते हैं इसको, और ये आपका थिम्बल है, और ये आपका रैचेट स्टॉप है। ठीक। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस माइक्रोमीटर का नाम बताइए। तो यानी ये जो फिगर यहाँ पे दिया गया है, इस जो है माइक्रोमीटर का नाम बताना है कि ये कौन सा माइक्रोमीटर है, डेप्थ माइक्रोमीटर, या फिर इनसाइड माइक्रोमीटर, या फिर वर्नियर माइक्रोमीटर, या फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इन चारों में से आपका ये कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ये आपका होता है डेप्थ माइक्रोमीटर है आपका 155 में ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। तो यानी जो आपकी ड्रिल मशीन होती है उसमें जो ड्रिल चक को कैसे पकड़ते हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, आर्बर द्वारा, सॉकेट द्वारा, स्लीप द्वारा, या फिर विशेष क्लैंप द्वारा। तो ये आपका पकड़ा जाता है आर्बर में, जो आपका ड्रिल चक होता है वो आर्बर में पकड़ा जाता है।
क्योंकि उसका जो ड्रिल बिट का जो शैंक होता है वो स्ट्रेट होता है, जबकि अगर वहीं पे अगर वो टेपर होता है तो उसके लिए आपका सॉकेट या स्लीप का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रेट है तो वो आपका आर्बर में ड्रिल चक लगेगा और उस ड्रिल चक में फिर आपका जो आपका ड्रिल बिट है उसको पकड़ा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पेंडल हेड को कॉलम के पास और दूर किया जा सकता है, यानी जो स्पेंडल का हेड है उसको जो है मूव जो है करके कॉलम जो होता है यानी पिलर जो होता है उसके पास और दूर लाया जा सकता है, वो कौन सी ड्रिल मशीन है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पहला ऑप्शन है पिलर ड्रिल मशीन, और अगला है गैंग ड्रिल मशीन, फिर है रेडियल ड्रिल मशीन या त्रिज्यीय ड्रिल मशीन, या फिर संवेदनशील बेंच ड्रिल मशीन यानी सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन। तो यहाँ पे ये आपका इस तरीके से मूव आपका ड्रिलिंग जो है रेडियल ड्रिल मशीन होती है, इसमें होता है जो उसका हेड होता है उसे हम मूव कर सकते हैं पिलर के पास आगे पीछे ले जाके। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये फिगर है इसका, तो यहाँ पे ये दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका हेड स्टॉक है। तो इसी की भी बात हो रही है कि कौन सा ड्रिल मशीन है जिसमें हेड स्टॉक को पिलर के आसपास, यानी ये आपका पिलर है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मूव होता है इसका हेड स्टॉक, तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है। ये आपका रेडियल ड्रिल मशीन का फिगर है, देख सकते हैं, ये पूरा इसके पार्ट दिए गए हैं, स्पेंडल, बेस और पिलर, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। तो वो कौन सी थ्रेड है जिसमें क्रेस्ट और रूट को क्या किया जाता है, राउंड किया जाता है, यानी उस थ्रेड को। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, BA थ्रेड या BSF थ्रेड या फिर BSW थ्रेड या फिर एक्मी। तो यहाँ पे 158 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा C, BSW यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड, और जबकि यार BSF होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, और BA होता है ब्रिटिश एसोसिएशन या एसोसिएट करके बोलते हैं इसको, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इस टैप रिंच का क्या नाम है। यहाँ पे ये जो फिगर दिखाया जा रहा है ये आपका क्या है, ये टैप रिंच है। इसमें आप जो है टैप जो है पकड़ के क्या करते हैं, इनसाइड चूड़ियाँ काटते हैं ये। तो इसी की बात हो रही है, ये कौन से टाइप का आपका टैप रिंच है। तो यहाँ पे पहला दिया गया बॉक्स टाइप जो है टैप रिंच है, या फिर सॉलिड टाइप टैप रिंच, या फिर टी हैंडल टैप रिंच, या फिर एडजस्टेबल टैप रिंच। तो 159 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका सॉलिड टाइप का है, ठीक। ये आपका सॉलिड टाइप का टैप रिंच है। अगला क्वेश्चन है, टैप ड्रिल साइज की गणना कीजिए, यानी टैप ड्रिल साइज का जो है फार्मूला यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो टैप ड्रिल साइज का जो फार्मूला होता है 160 में पहला होगा, टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस 2 गुणे डेप्थ यानी गहराई, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गतिविधि कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण भी बनती है। यानी जब आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उस समय कौन सी प्रक्रिया करने के बाद जो है उसमें ज़्यादा घिसने की आवाज़ आती है, या फिर ज़्यादा जो है आपका घिसता है आपका, जिससे क्या होता है बिट जो है ज़्यादा आवाज़ करती है या फिर उसमें घिसा होता है। तो यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत तेज फीड देने पे, या फिर बहुत धीमी गति से फीड दर, या फिर अधिक काटने की जो है गति यानी स्पीड, या फिर बहुत धीमी स्पेंडल स्पीड। तो जो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 161 में। तो ये होता है जब आप कम फीड देते हैं, तो जब आप होल कर रहे हो और जब आप फीड जो है कम देंगे तो ड्रिल बिट क्या होता है उसमें पार्ट में होल करते वक्त वो लड़ता है, खट 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 की इस तरीके से आवाज़ आती है, और उसमें जो है वो घिसता है उसका ड्रिल बिट, और कई बार टूट भी जाता है। तो इसलिए फीड हमेशा जिस स्पीड से आप जो है कटिंग कर रहे हैं उस हिसाब से फीड रखें, और कौन सा मेटल है उस पर भी डिपेंड करता है स्पीड और फीड, ठीक। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलीपर की रीडिंग क्या है। तो यहाँ पे इसकी रीडिंग में पूछी जा रही इस वर्नियर कैलीपर की। तो इस वर्नियर कैलीपर की आप देखें, अगर रीडिंग देखें
तो यहाँ पे ये इंच टाइप का है, तो यहाँ पे इसके पहले यानी यहाँ पे कहीं 1 इंच है, उसके पहले कहीं 0 है, फिर ये 1, ये आपका 2 है, ये 3, ये 4, तो यानी ये आपका हो गया। उसके बाद 1 इंच को कितने भागों में बांटा गया है? 1 इंच को यहाँ पे 10 भागों में बांटा गया है। तो जब 1 इंच को 10 भागों में बांटेंगे तो 1 इंच का जो है कितना हो जाएगा? एक खाने का मान 0.1 हो जाएगा। ठीक, जब 1 इंच को 10 भाग में बांटेंगे तो एक खाने का मान 0.1 इंच हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0 के पहले कितना ओपन है? तो ये 4 यहाँ पे ओपन है आपका। ठीक है, तो यानी 1 इंच तो यहाँ पे पहले से यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक, उसके बाद फिर कितना ओपन है? 4 यहाँ पे और ओपन है। तो एक खाने का जो है वहाँ पे वो मान के कितना दे दिया गया है? तो वो आपका है 0.4 हो जाएगा वहाँ पे एक खाने का मान, यानी 0.1 इंच है और 4 खुला है तो यानी 0.4 हो जाएगा आपका वहाँ पे। उसके बाद आगे देखें तो उस 0.1 को जो है 2 भागों में फिर से डिवाइड किया गया है। तो जब वहाँ पे 2 भागों में से डिवाइड करेंगे तो वो आपका कितना आएगा? 0.05 आ जाएगा। ठीक है, 0.05 आएगा वहाँ पे। तो आपका देखें तो 0 के पहले आपका 0 जो 0.05 वाला खाना है वो भी खुला हुआ है। 0.05 वाला जो खाना है वो भी वहाँ पे ओपन है, तो उसको भी यहाँ पे काउंट करेंगे। उसके बाद वर्नियर स्केल देखेंगे। वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन आपके मेन डिवीजन जो है उससे मेन स्केल है वहाँ पे मिल रहा है? तो ये आपका 9 नंबर का जो लाइन है यहाँ पे ये आपकी मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, जब मिलीमीटर में होता है तो 0.02 mm होता है और ब्रिटिश का होता है 0.001 इंच होता है। तो ये इंच टाइप का है और इसका लिस्ट काउंट 0.001 इंच है और 9 खाने खुले हैं, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 0.009 ये आपका आ जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे इसको भी जोड़ देना है। तो जब आप इसको भी यहाँ पे काउंट करेंगे इतने को तो ये आपका आ जाएगा 9, यहाँ पे आपका आएगा 5, फिर यहाँ पे आपका आएगा 4 और ये आपका आ गया 1, यानी 1.459 इंच ये आपकी यहाँ पे रेडिंग होगी इस कैलिपर की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, 1.459 इंच। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित करने या मापने के लिए चेक करने या मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपका जो 4 ऑप्शन है, रूल या फिर सेंटर हेड या फिर स्क्वायर हेड या फिर प्रोटेक्टर हेड। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये आपका स्क्वायर हेड है। स्क्वायर हेड का जो एक साइड होता है वो 45 डिग्री का होता है, दूसरा आपका 90 होता है। तो उसी के द्वारा आप जो है 45 और 90 डिग्री का कोण जो है चिन्हित या जांच कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं कॉम्बिनेशन सेट का। ये देखिए ये कॉम्बिनेशन सेट है और इसमें आप ये देखें तो ये यहाँ पे ये 45 होता है और ये जो है आपका ये आपका 90 डिग्री का होता है। तो इसी के द्वारा आप 45 और 90 की जो है जांच जो है कर सकते हैं। तो ये आपका होता है स्क्वायर हेड और ये आपका बीच में होता है प्रोटेक्टर हेड और ये आपका है सेंटर हेड। और जबकि स्केल आपकी ये जो बीच में यहाँ से ये लंबी पूरी लगी हुई है ये आपकी स्केल होती है। और बाकी आप यहाँ पे और देख सकते हैं ये स्क्राइबर लगा होता है और स्क्राइबर भी किस में लगा होता है? ये आपका स्क्वायर हेड में ही लगा होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एंगल प्लेट में रिब क्यों प्रदान किया जाता है? यानी एंगल प्लेट का फिगर मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो उसमें जो है एक जो है भाग उसका होता है रिब, तो वो रिब्स क्यों दिए जाते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, समतलता प्रदान करने के लिए या फिर विकृति को रोकने के लिए या फिर चौकोरपन प्रदान करने के लिए या फिर मशीन सतह को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो आपकी रिब दी जाती हैं वो रिब आपकी दी जाती हैं विकृति को रोकने के लिए। 164 में आपका बी ऑप्शन सही होगा।
और ये जैसे अगर मौसम जो है ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है या फिर बारिश का मौसम है, इस तरीके से क्या होता है कि वो थोड़ा बेंड हो जाती हैं या फिर कुछ और जो है थोड़ा तिरछापन आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया जाता है, ये आपका यहाँ पे रिब दिया गया है। ये तो इस रिब की वजह इसीलिए दिया जाता है ताकि उसमें विकृति आने से यानी बचा सके, यानी कम जितना हो सके कम से कम उसमें जो है उसके एक्यूरेसी में नुकसान हो। और बाकी आप ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ दी जाती है, और जबकि इसकी विड्थ जो है दी जाती है यहाँ से यहाँ तक, और ये है इसकी हाइट दी जाती है। ठीक, ये इसके पार्ट हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फिर इस वी ब्लॉक के पहचान करना है, यानी ये किस टाइप का वी ब्लॉक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सिंगल लेवल और सिंगल ग्रुप का है, या फिर सिंगल लेवल डबल ग्रुप का है, या फिर डबल लेवल सिंगल ग्रुप का, या डबल लेवल डबल ग्रुप का। तो ये आपका होता है कौन सा है, ये आपका है डबल लेवल सिंगल ग्रुप का आपका ये वी ब्लॉक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टील की कितनी कार्बन कांटेक्ट फोर्ज हो सकती है, यानी स्टील में आप कितना जो है कार्बन उसमें रखें कि उसे फोर्ज किया जा सके, इस क्वेश्चन का मतलब है। तो यहाँ पे अगर आप 1.7% तक अगर आप उसमें कार्बन रखते हैं तो उसे फोर्ज किया जा सकता है उस स्टील को। और फोर्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी फोर्जिंग क्या होती है कि फोर्जिंग टेम्परेचर होता है हर मेटल का अलग अलग, उस जो है टेम्परेचर तक लेके जाते हैं। उसके बाद दबाव देके या फिर जो है थोड़ा ठोक पीट के हमें जिस आकृति में उसे लाना है उस आकृति में क्या करते हैं, फोर्ज करते हैं। ठीक है, तो अगर जो है 1.7% से अगर जो है ज़्यादा अगर उसमें कार्बन है तो उसे फोर्ज करना मुश्किल होगा, यानी 1.7% तक अगर कार्बन है तो वो आसानी से स्टील आपकी क्या होगी, फोर्ज हो जाएगी। तो इसी के साथ यहाँ पे ये पार्ट समाप्त होता है, और बेसिंग फिटिंग का ये यहाँ पे ये आज का लास्ट था। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।